नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस फाइट चैनल पे। जैसा कि इससे पहले हम लोग ने जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, यूपी पीसीएस मेंस का सिलेबस देख लिया है। यहाँ पे हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएस पेपर 3 का जो सिलेबस है उसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या है दोस्तों। मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूँ, जीएस पेपर 3 जो है सबसे वास्ट है, सबसे वास्ट है। वास्ट मतलब कि सबसे बड़ा सिलेबस जीएस पेपर 3 का है। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे शुरुआत होती है इकोनॉमी से। पहला जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो यहाँ बेसिकली जो आपके 5 ईयर प्लान्स हैं आपको वो पढ़ने होते हैं। ध्यान रखिएगा 5 ईयर प्लान में क्या है। आपको यहाँ देखना है कि वो कौन से पर्टिकुलर मॉडल पे बेस्ड था। सबसे पहले तो ईयर जानना होता है, उसके बाद कौन से मॉडल पे बेस्ड था, किसके टेन्योरशिप में रहा, मतलब पीएम कौन थे उस टाइम पे। उसके बाद उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्रोविजंस थे वो आपको जानने होते हैं उस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान से रिगार्डिंग। अगर उसमें कितना ग्रोथ है, देखिए पॉइंट्स उसमें जो नंबर्स होते हैं वो आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहेंगे, तो कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। जैसे ग्रोथ रेट क्या रही, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितनी थी और रियल में कितनी अचीव हो पाई, ये नंबर नहीं ध्यान रहेंगे, तो इसको मत याद करिएगा, ठीक है। बट हाँ, लेकिन कोई अगर स्लोगन वगैरह जैसे गरीबी हटाओ का जो नारा दिया हो किस 5 ईयर प्लान में था, रोलिंग प्लान्स कब आए गए, ठीक है, जो अपना इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए, ऑपरेशन ब्लैक बोल्ट किस में लॉन्च किया गया, ठीक है। ऐसे जो बातें हैं वो 5 ईयर प्लान में ज़रूर मेंशन करिएगा। इसके बाद यहाँ पे है रोल ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग हम लोग ने इससे पहले भी अभी देखा था, जीएस पेपर 2 जब हम लोग देख रहे थे, तो नीति आयोग यहाँ दोबारा आ गया है। इसके बाद है दोस्तों एसडीजीज की अगर बात करी जाए, मैं अपने हर लेक्चर में इसको पढ़ाता हूँ। कोशिश करिए एसडीजी को अलग अलग चीज़ों से लिंक करने की, ठीक है। और आपको 17 के 17 एसडीजीज याद होने चाहिए, 17 के 17 एसडीजीज आपको याद होने चाहिए। जब भी मैं आंसर राइटिंग यहाँ पे करवाऊंगा या आपको बताऊंगा किस तरीके से टॉपिक को कवर किया जाता है, तो एसडीजीज आपको साथ ही साथ याद कराता चलूंगा। इसके बाद इसमें देखें इश्यूज ऑफ पॉवर्टी। दोस्तों अगर आप लोग को याद हो तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में हम लोग ने पॉवर्टी देखा था, या तीसरे में भी पॉवर्टी आ गया है। जो पॉवर्टी है वो अगर आप लोग ने एक बार अच्छे से इसको तैयार कर लिया तो जीएस पेपर 1, 2, 3 अपने आप ये पॉवर्टी वाला सेक्शन डील कर लेगा। अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखना होगा, इसमें सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का, एग्रीकल्चर में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा क्यों है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। ये सब आपको यहाँ पे समझना होगा, कैसे दूर किया जा सकता है, नीति आयोग ने इसमें क्या क्या सुझाव दिए हैं वो आपको समझने होंगे। सोशल जस्टिस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो इसको टैकल कर रही है। अब सोशल जस्टिस में जो वल्नरेबल और मार्जिनलाइज सेक्शन है उसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है। इसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आजकल हर जगह पे लग रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या और इसमें चीज़ें क्या क्या इंक्लूड होती है। तो सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ये एक साथ टॉपिक यहाँ पे है, ठीक। इसके बाद अगर देखें गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, उसके कंपोनेंट की यहाँ बात करी गई है, गवर्नमेंट बजट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें करंट से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक, जैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना, और ये इस पर आपके सुझाव पूछे जा सकते हैं कि सही है कि नहीं सही है, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, इसका भारत पे क्या इफेक्ट हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे ही आपका यहाँ पे आरबीआई पूछा जा सकता है, आरबीआई फाइनेंशियल सिस्टम में आरबीआई। इसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पे आ सकता है, रीजनल रूरल बैंक्स और उसकी इंपॉर्टेंस आ सकती है। आई होप समझ गए हो आप फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या पूछा जा सकता है, करंट से भी रिलेटेड टॉपिक। इसके बाद दोस्तों आता है आपका जो 4 और 5 है, बेसिकली इंडियन एग्रीकल्चर को डील करता है। यहाँ पे मेजर क्रॉप्स अपने को पढ़नी होती है। क्लास 7, 8 एनसीईआरटी में आप लोग देखोगे तो अच्छा सा ये कवर किया गया है स्टार्टिंग का। इसके बाद यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशंस होता है, इरिगेशन सिस्टम कौन कौन से होते हैं। इरिगेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इरिगेशन का मतलब होता है कि आप आर्टिफिशियल तरीके से अपने फार्म पे वाटर की अवेलेबिलिटी कराओ, इसको बोलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन सिस्टम, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन है, इरिगेशन सिस्टम जैसे कि आपका कैनाल हो गया, ट्यूबवेल हो गया, टैंक इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर मेथड हो गया। ये क्या है, टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम है, राइट। तो इरिगेशन की जो मैंने आप लोगों को आई होप डेफिनेशन समझाई वो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सारा का सारा
इंडियन एग्रीकल्चर का पार्ट है। इसके बाद देखिए हम लोग ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, कौन कौन से ऐप, कौन कौन से वेब पोर्टल जारी करे गए हैं फार्मर्स के लिए, वो अपने को यहाँ देखने होते हैं। इसके बाद है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज दी जाती है उससे रिलेटेड इश्यूज, इंडिया और WTO का इशू क्या चल रहा है, अगर कोई चीज़ न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड बात। इसके बाद MSPs, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। MSPs क्यों दी जाती है, कितने क्रॉप्स पे दी जाती है, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, आपके नज़रिए में MSP सही है कि नहीं सही है, नहीं सही है तो इसको सही करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। इसके बाद PDS, दोस्तों PDS मैंने काफ़ी लेक्चर्स में अपने पहले के पढ़ा रखा है, इसको मैं यहाँ पे भी पढ़ाऊँगा। सो PDS दोस्तों, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे, कैसे शुरुआत हुई, कैसे इसमें फंक्शनिंग होती है, किस लेवल पे क्या खरीदा किससे जाता है और बेचा जाता है, उसको क्या क्या कीवर्ड्स हैं वो अपने को यहाँ समझने होते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, इसको किस तरीके से रिवैम्प किया जा सकता है, बदलाव कैसे लाए जा सकते हैं। अलग अलग राज्यों में PDS को अलग अलग तरीके से लॉन्च किया गया है, इसको ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है वो आपको बताना है। इसके बाद यहाँ बात करें तो बफर स्टॉक क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या है। तो फूड सिक्योरिटी अगर बात करी जाए क्लास 8 NCERT ज्योग्राफी नई वाली में ये अच्छा खासा है और इसको एड ऑन किया जाता है हम लोग को हायर लेवल्स की NCERTs के साथ। तो फूड सिक्योरिटी की अगर बात करी जाए, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, तो एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और आपका अवेलेबिलिटी, तो इसको बोला जाता है 3A's बोले जाते हैं। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा जब फूड सिक्योरिटी पे लेक्चर दूंगा। इसके बाद टेक्नोलॉजी मिशंस इन एग्रीकल्चर, कौन कौन से मिशन चलाए जा रहे हैं एग्रीकल्चर में और कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प करती है एग्रीकल्चर में। तो अगर आपको कुछ इसरो से रिलेटेड याद आ रहा है तो आप यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। किसी IIT ने कुछ एग्रीकल्चर पे डेवलप किया है तो उसको आप मेंशन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे कई चीज़ें इसमें आ सकती हैं। सो मोटा मोटा आपको समझ में अभी तक क्या आया, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर यहाँ पे आया। इसके बाद अगर हम लोग और आगे जाएं नेक्स्ट पेज पे, सो अपने को समझ में आ जाता है फूड प्रोसेसिंग और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़। दोस्तों फूड प्रोसेसिंग अगर बात करी जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, इसको सनराइज इंडस्ट्रीज़ बोला जाता है, सनराइज इंडस्ट्रीज़। किसी को पता हो सनराइज का मतलब तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा सनराइज इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, इसका स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, लोकेशन बात करेंगे हम लोग इस पर, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। इसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट ध्यान रखिए एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है आपको और कोई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ठीक है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद भारत में लैंड रिफॉर्म जो किए गए इंडिपेंडेंस से, उसके बारे में आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद LPG का इफेक्ट क्या रहा इकोनॉमी पे, तो LPG का इफेक्ट इकोनॉमी पे, LPG का इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे, ये अगर आपने देखा हो तो अभी पेपर 1 में भी LPG हम लोग ने देखा था। इसके बाद चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसका इफेक्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे क्या रहा। इसके बाद दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज, NCERT क्लास 6 में ये होता है, स्टार्ट हो जाता है वहीं से। इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर का टॉपिक है, इसमें आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह आ जाएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी आ जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा। सो ये सारी बातें हो गई। उसके बाद यहाँ पे है इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, इंडिया का क्या क्या रोल रहा, एशियन टाइम से कितने साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन रहे, वो सारी बातें। ये देखिए अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे आ गया। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यूअल एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ये सब क्या होती है ये आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद ICT में, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या क्या करंट अफेयर है उससे रिलेटेड यहाँ सवाल पूछा जा सकता है, जैसे गगनयान मिशन, मंगलयान मिशन, सागरयान मिशन, ये सब हो गया। कंप्यूटर, एनर्जी रिसोर्सेज, सुपर कंप्यूटर पे बात हो सकती है, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, IPR से रिलेटेड कोई इशू है, डिजिटल राइट से रिलेटेड कोई इशू है। सो ये सारी बातें। इसके बाद दोस्तों यहीं पे हम लोग का एनवायरमेंट इकोलॉजी आ जाता है और डिजास्टर मैनेजमेंट भी यहीं पे अपना आ जाता है टॉपिक GS पेपर 3 में। इसके बाद इंटरनेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं जितने भी वो यहाँ पे आते हैं, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। उसके बाद यहीं पे अगर देखें तो एक्सट्रीमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंटरनल सिक्योरिटी का, तो ये भी आता है। इसके बाद इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे मैं कह रहा था, टेररिज्म, करप्शन, इंसर्जेंसी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। यहाँ पे आपको डेटा कुछ पता होने चाहिए कि कितना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, कितना ट्रैफिकिंग होती है, कहाँ पे ज़्यादा होती है, उसके कारण क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस कितने तरीके की हैं, उनका क्या क्या मैंडेट, एम होता है। इसके बाद यहाँ पे अब यूपी पे से रिलेटेड इकोनॉमी आपको पढ़नी होती है, यूपी का बजट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कुछ आंकड़े पता होने चाहिए। और इसमें ध्यान रखिए हर डिस्ट्रिक्ट किसके लिए जाना जाता है वो आपको ज़रूरी है पढ़ना।
हर डिस्ट्रिक्ट किसके लिए फेमस है, तो कुछ शब्द हमेशा दिमाग में रहने चाहिए कि अच्छा ये है, ये यहाँ के लिए फेमस है, ये है एरिया, ये यहाँ के फेमस है, यूपी का। ठीक है, यूपी पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर क्या है यूपी में, ये आपको यहाँ पे जीएस पेपर 3 में बताना होता है। सो ये इस तरीके से जीएस पेपर 3 रहा। आपने देखा कि कितना ब्रॉड है और इसी तरीके से इसको प्रिपेयर करना होता है अकॉर्डिंगली। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको सब यहाँ पे प्रिपेयर कराऊंगा। थैंक यू।